नमस्कार, हरियाणा न्यूज का खास कार्यक्रम मुद्दा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मुस्कान गंगराड़े। नीट पेपर लीक और परीक्षा व्यवस्था को लेकर देश की राजधानी दिल्ली में सियासी संग्राम तेज हो चला है। संसद के मानसून सत्र के बीच सड़क से लेकर सदन तक विरोध के सुर सुनाई दे रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मामले को गंभीर अपराध बताते हुए दोषियों पर सख्त कार्रवाई का भरोसा दिया। वहीं विपक्ष छात्रों के मुद्दे को लेकर लगातार सरकार पर हमलावर है। विपक्ष ने पीएम आवास पर धरना दिया तो सरकार ने समझाया, विपक्ष अड़ा रहा और इसके बाद पुलिस का एक्शन भी दिखाई दिया। विपक्ष के नेताओं को हिरासत में लिया गया है। पेपर लीक को लेकर उठा ये संग्राम कब थमेगा, चर्चा इसी पर करेंगे, लेकिन पहले खास रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। नीट विवाद पर बढ़ते सियासी घमासान के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरकार का रुख साफ कर दिया है। संसदीय दल की बैठक में पीएम मोदी ने पेपर लीक मामले को गंभीर अपराध बताते हुए कहा कि दोषियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई की जा रही है और परीक्षा व्यवस्था को और मजबूत बनाने की आवश्यकता है। तो दोबारा इस तरह का पेपर लीक ना हो, इसके लिए सख्ती से कदम जो उठाया गया है, जिन्होंने पेपर लीक धंधे में जो लिप्त है, जो लोग दोषी पाए गए हैं, जिसको अरेस्ट किया गया है, उसको जेल में डाल करके प्रधानमंत्री जी ने अपील भी किया है कि उनका जो सजा है उसको सख्ती से सख्ती सजा कैसे दिया जाए, उसमें सारा टॉप क्लास के वकील लोग भी साथ दें, ताकि जो पेपर लीक जैसे पाप काम किया है उन लोगों को घोर सख्त सजा मिले। लेकिन दूसरी तरफ नीट विवाद को लेकर विपक्ष सरकार पर लगातार हमलावर है। संसद के अंदर और बाहर विपक्ष ने छात्रों के मुद्दे को लेकर आवाज बुलंद की है। कांग्रेस समेत विपक्षी दलों ने परीक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए सरकार से जवाब मांगा है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मुलाकात कर नीट विवाद, पेपर लीक और छात्रों पर हुई कथित पुलिस कार्रवाई पर सदन में चर्चा की मांग की। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और प्रियंका गांधी ने भी सरकार पर निशाना साधा। प्रियंका गांधी ने शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग दोहराते हुए कहा कि सिर्फ मंत्री बदलने से काम नहीं चलेगा, बल्कि पूरी व्यवस्था में सुधार जरूरी है। अपनी मांगों को सरकार के कानों तक पहुंचाने के लिए राहुल और प्रियंका गांधी समेत कांग्रेस की कई नेताओं ने पीएम आवास के बाहर धरना भी दिया। Why is the Prime Minister silent? What is the reason? He should apologize to the students and he should stop this nonsense of police people thrashing students. To treat the young people of this country. The young people of this country do not have any opportunities. All the doors are closed. There is only one door which is open, which is the door of the competitive exam, and that door is also destroyed. What are these students here? They are not just complaining about the education system. They are complaining about their future. They are saying that in this country, दिल्ली में छात्रों पे जिस प्रकार से संवेदनहीनता के साथ लाठीचार्ज किया गया, उसके विरोध में हमारे राहुल गांधी जी और खड़गे साहब आज प्रधानमंत्री निवास के सामने बैठे हैं और सरकार को तुरंत न्याय देना चाहिए छात्रों को। और जो सभी से मेरी अपील है कि एक तो ये जो मांग राहुल जी ने उठाई थी धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना चाहिए, दूसरा प्रधानमंत्री निवास के सामने जो बैठे हैं राहुल जी और खड़गे साहब, ज्यादा से ज्यादा उसमें शामिल हों। इधर दिल्ली के जंतर मंतर पर सीजेपी और छात्रों के प्रदर्शन लगातार जारी हैं। संसद मार्च के दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच टकराव के बाद दोनों पक्षों के बीच आरोप प्रत्यारोप तेज हो गए हैं। सीजेपी ने पुलिस पर लाठीचार्ज का आरोप लगाते हुए कहा कि युवाओं की आवाज दबाने की कोशिश की जा रही है। संगठन का कहना है कि मांगे पूरी होने तक आंदोलन जारी रहेगा। इसी बीच जेपी नड्डा घायल छात्रों से मिलने अस्पताल पहुंचे। तो सिर्फ पुलिस द्वारा चलाई गई है। हमारे बच्चों को मारा गया है, उनके सर फोड़े गए हैं, सड़कों पर घसीटा गया है उनको। मतलब गीतांजलि मैम जो सोनम सर की वाइफ है, उनके बाल खींच के उनको ट्रक से बाहर निकालने की कोशिश की है। जो ट्रक जो साउंड सिस्टम पूरे इतनी बड़े संख्या में लोग आए थे उनको मैनेज कर रहा है, उस ट्रक का शीशा फोड़ा गया है।
हमारे वॉलंटियर की पसलियां टूटी हैं। वहीं किसानों के मुद्दे पर भी दिल्ली की सड़कों पर हलचल देखने को मिली है। ट्रेड डील समेत कई मांगों को लेकर किसान संगठनों के दिल्ली कूच के ऐलान के बाद सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। हालांकि हरियाणा के कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा ने किसान नेताओं से बातचीत की, मुलाकात की। केंद्र सरकार से बातचीत का आश्वासन भी दिया गया है, जिसके बाद किसानों ने आंदोलन स्थगित कर दिया है। किसान यूनियन की तरफ से जो मांग पत्र दिया गया वो मैंने ले लिया और इसको हम सबसे बेहतर जगह पहुंचाएंगे ताकि सॉल्व हो सके सारी समस्याएं। और चुड़ुन्नी जी के बारे में जो बात इन्होंने कही वो मुख्यमंत्री जी से बात करके उसको शाम तक समाधान कर देंगे, उसका तुरंत कर देंगे। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। और जो केंद्रीय मंत्री से बात वो हफ्ते 10 दिन में केंद्रीय मंत्री शिवराज चौहान जी या केंद्र की सरकार जो डिप्यूट करेगी उनके साथ बात करा देंगे। फिलहाल नीट विवाद अब सिर्फ परीक्षा का मुद्दा नहीं रह गया है, बल्कि ये बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन गया है। एक तरफ सरकार कार्रवाई और सुधार का दावा कर रही है, तो दूसरी ओर विपक्ष छात्रों के भविष्य को लेकर सरकार से जवाब मांग रहा है। सड़क से संसद तक जारी संग्राम का समाधान कब निकलता है, इस पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। सड़क से संसद तक महासंग्राम की तस्वीरें आपने देखी। ऐसा लग रहा है कि प्रदर्शन का दौर अब देश में शुरू हो गया है और जवाब मांगा जा रहा है सरकार से। विपक्ष इस पर क्या कुछ सोचता है, इस पर भी चर्चा करेंगे। शुरुआत कर रहे हैं, मेरे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ेंगे। फिलहाल कांग्रेस प्रवक्ता बजरंग दास गर्ग जी मेरे साथ जुड़ गए हैं। बजरंग जी, आपका बहुत स्वागत है हरियाणा न्यूज पर। कैसे देख रहे हैं विपक्ष के प्रदर्शन को, क्योंकि एक बड़े स्तर पर हम देख रहे हैं कि पूरे देश में अब प्रदर्शन का दौर शुरू हो गया है। छात्रों ने सवाल किया सरकार से, इसके बाद अब कांग्रेस ने खुलकर इसे समर्थन दे दिया है। आपकी पहली प्रतिक्रिया? देखिए मुस्कान जी, जिस प्रकार कल सरकार के आदेशानुसार युवाओं को दुड़ा दुड़ा कर पीटा गया, लाठियां चार्ज की गई, ये लोकतंत्र की हत्या है और सबसे शर्मनाक बात है। काफी लोगों को चोटें लगी है वहां पर, जबकि शांति प्रिय प्रदर्शन कई दिन से युवक कर रहे थे, छात्र कर रहे थे। पहले सोनम जी को उठा के ले गए, फिर लाठी चार्ज कर रहे हैं, वहां पर जो भी कोई व्यवस्था थी उसको खाड़ रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं, टेंट लगाने नहीं देते, खाने की व्यवस्था करे, खाने की स्टॉल नहीं लगाने देते, पानी की समस्या हो तो भी समस्या थी वहां पे। ऐसी दिक्कतें उन्होंने सरकार ने खड़ी की। मैं कहता हूं कि शांति पे धरना प्रदर्शन करना सबका अधिकार है। अपनी मांग मनाने के लिए सभी को आंदोलन करने का अधिकार है। जब तो जंतर मंतर एक स्थान तय किया गया सरकार की तरफ से कि कोई भी व्यक्ति धरना प्रदर्शन करे या रैली करे, कहीं करे, तो उनके लिए स्थान नियुक्त कर दिए। जंतर मंत्र सरकार ने नियुक्त कर रखा है। उसके बावजूद भी आप जाति कर रहे हो, आंदोलन कुचलने की कोशिश कर रहे हैं। सरकार की जिम्मेदारी बनती है कोई भी समस्या है उसका समाधान करे। नीट पेपर लीक हुआ, 22 लाख से ज्यादा युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ किया। पेपर लीक, पेपर बेच, ये सरकार है। हरियाणा में 37 से ज्यादा पेपर लीक हुए, मुस्कान जी पेपर बेचे गए। आप देखिए आज ये दोनों कोई जंतर मंत्र बनी है, खाली कोई कॉकरोच पार्टी नहीं कर रही। देश का हर युवा देश के कोने कोने में आंदोलन कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी पूरे देश के अंदर प्रदर्शन कर रही है, जगह जगह उन्होंने ज्ञापन दिए हैं। राहुल जी ने पूरे देश के अंदर युवाओं के बीचों में जाकर बड़े बड़े सम्मेलन किए हैं। आज मजबूरी के अंदर कांग्रेस पार्टी ने धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है, राहुल जी ने खुद धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है। मैं बताना चाहता हूं, ये सरकार आज देखिए देश के जहां टोल थे आज किसान सड़कों पे आए, क्यों आए? ये वो निकम्मी सरकार है जो 3 कृषि कानून लेकर आई थी। ये कहा था 3 कृषि कानून किसानों के हित के अंदर है, ये किसी कीमत पर वापिस नहीं होंगे। 13.5 महीने के देश के किसानों ने सड़कों पे आंदोलन किया,
आंधी आई, तूफान आए, बारिश आए, ओले पड़े, भीषण गर्मी पड़ी, मगर किसान टस से मस नहीं हुए। सरकार ने किसानों पर लाठी चार्ज की, आंसू घोष के गोले दाबे, 20-20 फुट की खाइया थोप दी, खाइया खोप दी और 750 किसान शहीद हो गए। फिर भी किसान टस से मस नहीं हुए। किसान पर झूठे मुकदमे दर्ज करवा कर जेलों में डाला गया, फिर भी किसान टस से मस से नहीं हुए। आखिर में मजबूरी के अंदर प्रधानमंत्री जी को कहना पड़ा कि ये मेरी गलती है, ये मेरी कमियां हैं और मैं अपनी ये 3 किस्ती कानून वापिस लेता हूं, मैं किसानों को समझा नहीं पाया। इसी प्रकार केंद्र सरकार ने जो अमेरिका से आयात करने का जो समझौता किया है, मैं कहना चाहता हूं वो समझौता भी रद्द करना पड़ेगा, करना चाहिए। किसान को बर्बाद करने की एक साजिश है। किसान का जब कपास वहां से आएगी या और सामान हो, आप सोचोगे तो यहाँ क्या क्या करेगा किसान? किसान के पास तो देश के अंदर खेती पर निर्भर है, खास करके मध्य प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, ये राजस्थान, ये सब खेती पर निर्भर। हमारा देश जो है कृषि उपज देश है जी। और उसके अंदर आप बाहर से ही अनाज मंगाने लग जाओगे, चीजें मंगाने लग जाओगे, तो इंडिया का किसान क्या करेगा? ये आयात की जो पॉलिसी सरकार ने बनाई है वो सरासर गलत है और इसका खुला विरोध कांग्रेस पार्टी करती है। और मैं आपको याद दिलाता हूँ, मुस्कान जी, सबसे पहले इस आयात का जो एग्रीमेंट हुआ, सबसे पहले आवाज उठाने वाले राहुल गांधी जी थे। राहुल गांधी जी ने पहले बता दिया था कि ये आयात की प्लानिंग भारत देश कर रहा है और किसानों का हित बेचना चाहता है। थोड़े दिन हुआ आयात का एग्रीमेंट हुआ तो सबसे पहले आवाज राहुल जी ने उठाई, लोकसभा में उठाई और सड़कों पे बोले। तो वही बात है, हमारा पूरी तरह से ठीक है सर। छात्रों का समर्थन है, छात्रों को भी, युवाओं को समर्थन है, देश के किसानों को समर्थन है। जब 3 किस्ती कानून लागू किए, लागू होने से पहले ही राहुल जी ने बता दिया था 3 किस्ती कानून आने वाले हैं, किसान का हित बेचा जा रहा है, किसानों को बर्बाद करने जा रहे हैं। मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, मुख्यमंत्री जी हरियाणा कहते हैं हम 24 फसलें एमएसपी पर खरीदते हैं। 24 फसलें हरियाणा में पैदा ही नहीं होती, कहां से खरीदते हो? दूसरी बात, एक बात और पूछता हूं, जब देश का किसान एमएसपी मांग रहा है और आप कहते हैं हम एमएसपी दे रहे हैं, तो एमएसपी का कानून क्यों नहीं बनाते? नहीं बनाएंगे, गुमराह करेंगे। एमएसपी होती थी धान की, उससे 500-600 रुपए कम बिकता था। बाजरा का एमएसपी से 1000-1200 रुपए क्विंटल बाजरा कम बिकता था। आज नरमा का एमएसपी 8100 है, बिकता है 6000 से लेकर 7000 तक। ये पोजीशन तो अनाज की आज के टाइम देश के अंदर बनी हुई है। बड़ा बुरा हाल देश के अंदर किसानों का है। और एक बात मिलाकर यही कह रहे हैं कि इन तमाम चीजों का सरकार को संज्ञान लेना चाहिए। आधा मिनट मैं एक बात कहना चाहता हूँ। एक तरफ तो प्रधानमंत्री जी कहते थे देश के अंदर आई साल 2 करोड़ युवाओं को नौकरी दूंगा। नौकरी देने की बजाय सरकार ने नौकरी छीनने काम किया। 10 साल से ज्यादा हो गए। मोदी जी बता दे, ये भाजपा प्रवक्ता बता दे, कोई वो वायदा कहाँ गया? 2 करोड़ युवाओं का 1 साल नौकरी देने का कहाँ गया? सिर्फ झूठे जुमले की सरकार। तो ये जिसके कारण देश की जनता में बड़ी भारी नाराजगी है। खास तौर पे युवा तो बिल्कुल सड़कों पे है, तो हर जगह पेपर लीक हो रहे हैं और नीट पेपर के तो आपके सामने है। और एक बात और है, शिक्षा मंत्री है, पूरा देश चला रहा है, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे। अरे प्रधानमंत्री जी को और आदमी नहीं है और सांसद नहीं है आपके पास, और किसी को बना रहे? आपकी सरकार थोड़ी जा रही है, सरकार तो आपकी रहनी है, मंत्री और आप कह रहे हैं कि अब धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा दे देना चाहिए। बजरंग जी, ठीक है, मैं लौटूंगा आपके पास। अमरदीप केसरी जी, क्योंकि 2 प्रमुख मुद्दों से जुड़े हुए प्रदर्शन अब देखने को मिल रहे हैं पूरे प्रदेश में भी। हमने देखा कि किस तरह से किसानों को रोका गया, हालांकि संवाद सरकार की तरफ से किया गया और इसे स्थगित कर दिया गया है, लेकिन अभी भी किसानों का ये कहना है कि हमने इसे सिर्फ टाला है,
इसे हमने खत्म नहीं कर दिया है। इसके साथ ही जो आज दिल्ली में हुआ है, पीएम आवास के बाहर हुआ है, विपक्ष ने खुलकर समर्थन दे दिया है, छात्रों की आवाज उठाई है। आपको लगता है कि कुछ बदलाव, कुछ असर पड़ा है सरकार पर और कुछ दबाव पड़ा है सरकार पर? अब अमनदीप जी। देखिए जी मुस्कान जी, मेरी आवाज पहुंच रही है? आ रही है सर, आ रही है जी। मुस्कान जी, देखिए सरकार पर निश्चित तौर पर दबाव है और सरकार को इन मुद्दों का, इन सभी चीजों का पहले से ही ज्ञान है। लेकिन जो अभी देखने को मिल रहा है, सरकार इस देश के अंदर जो कर रही है, जो तानाशाही दिखा रही है, जैसा कि वो पहले भी करते आ रहे हैं, वो बहुत निंदनीय और दुर्भाग्यपूर्ण है। मुस्कान जी, मैं आपको बता दूं कि हर लोकतंत्र के अंदर अपना संघर्ष करने का, अपनी आवाज रखने का, प्रोटेस्ट करने का, धरना देने का सभी लोगों को हक होता है। और वो यही हक है कि कोई भी सरकार की नीति है जो जनता के विरोधी है या किसी वर्ग के विरोधी है, वो अपनी आवाज उठा सकता है, बुलंद कर सकता है जी। आज हम देख रहे हैं कि विश्व के अंदर ऐसा सभी लोकतंत्रों के अंदर होता है। केवल नॉर्थ कोरिया जैसे तानाशाही, चाहे चाइना हो, वहां पर ऐसे ही प्रदर्शन नहीं देखने को मिलते हमें। आज मैं उदाहरण के तौर पर बता दूं कि यूक्रेन और रशिया का युद्ध चला हुआ है पिछले 4 साल से। यूक्रेन के अंदर भी अगर वहां पर रक्षा मंत्री को बदला जाता है और मंत्रियों को बदला जाता है तो उनके समर्थन में राजधानी में लोग उतरते हैं, जिस देश के अंदर पिछले 4 साल से बहुत भयंकर युद्ध चल रहा है और उसको पूरे विश्व की मीडिया कवर करती है। वहां पर इस तरह का सरकार का रवैया नहीं है जो युद्ध के अंदर गिरी हुई सरकार है। लेकिन हमारे देश में ऐसा कोई युद्ध भी नहीं चल रहा, लेकिन सरकार के लिए युवाओं की बात करना, उनकी शिक्षा की बात करना और उनकी भविष्य की बात करना, जैसे हमारे सरकार के लिए एक बहुत बड़ा पाप हो गया है, वो ये बात ही नहीं करना चाहती। और जिस प्रकार से सरकार ने रवैया अपनाया हुआ है, उससे साफ साफ ये स्पष्ट होता है कि प्रधानमंत्री जी और भारतीय जनता पार्टी के लिए शायद ये पेपर जो है आउट ऑफ सिलेबस हो गया है। शायद उनको शिक्षा के ऊपर वो बात ही नहीं कर सकते, किसानों के मुद्दे पर वो बात ही नहीं कर सकते। वो अमेरिका के आगे बहुत बुरी तरह झुके हुए हैं और हम लगातार देख रहे हैं कि अमेरिका की तरफ से भी जो मैं कहूंगा कि निंदनीय बयानबाजी आती है हमारे प्रधानमंत्री के खिलाफ, जो अशोभनीय बयानबाजी आती है, उसके खिलाफ भी प्रधानमंत्री जी एक शब्द नहीं बोलते, ना भारतीय जनता पार्टी की सरकार बोलती है। अभी जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट वो करने जा रहे हैं, इसके लेकर के किसानों ने आज से नहीं, बहुत लंबे समय से अलग अलग स्थानों पर धरने, प्रदर्शन, जुलूस किए और एक उन्होंने कॉल दी थी। इसी प्रकार से कल जो छात्रों की कॉल थी, वो कोई एक ये नहीं है कि एकदम से निकल करके आ गए या बिना बताए आ गए। उनके प्रदर्शन के बहुत लंबे समय से कॉल थी कि हम इकट्ठे होंगे, हम पीसफुली प्रदर्शन करेंगे, शांतिप्रिय प्रदर्शन करेंगे। लेकिन सरकार का रवैया क्या है? सरकार उनको रास्ते में रोकती है, किसानों को, और बिना जानबूझ करके ना जनता के लिए एडवाइजरी जारी करती है कि भाई हम, या ना किसानों को बताती है कि हम आपको दिल्ली जाने की इजाजत नहीं देंगे। आप पहले किसानों को बताएं ना कि आपको कोई इजाजत नहीं है दिल्ली जाने की, हम नहीं दे सकते, आप यहीं पे धरना प्रदर्शन करें। ना जनता के लिए कोई हिदायत डायरेक्शन देती है सरकार, चाहे हरियाणा की सरकार हो चाहे केंद्र की सरकार। ये किस प्रकार का रवैया है इनका? ये किस प्रकार का बेहुदा रवैया है अपने देश की जनता के साथ? ये क्या तरीका हर बार भारतीय जनता पार्टी अपनाती है कि अपने ही लोगों को जानबूझ करके अपने लोगों के खिलाफ खड़ी करती है और जो भी प्रदर्शन करने वाले लोग हैं, वर्ग हैं, उनको बदनाम करने की साजिश करती है। क्या इस तरह से लोकतांत्रिक सरकारों का जो व्यवहार होना चाहिए एक देश के अंदर? ये सवाल पूछ रही है जनता, और जनता इनकी तानाशाही से बहुत ज्यादा तंग आ चुकी है। इसलिए आज सड़कों पर है, इतनी भारी संख्या में लोग आज सड़कों पर हैं, दिल्ली के अंदर हैं। और तो क्या ये किसी की चाल है? अब ये कह देंगे विदेशी फंडिंग है, बजाय मुद्दे को समझने के, सुलझाने की। सरकार को ये सब पता हुआ है, सरकार अंदर से डरी हुई है और अमेरिका के दबाव में है। अमेरिका के दबाव में जो ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करने वाले हैं, लेकिन जनता ये नहीं चाहती, किसान नहीं चाहते कि उनके हितों के साथ ऐसा कुठारघात हो। ठीक है सर। और दूसरी बात, जो सबसे बड़ा ज्वलंत मुद्दा है आज हमारे देश में, जब मोदी जी कहते हैं कि युवा देश और आजादी के बाद वाले सभी मंत्री, मैं भी आजादी के बाद पैदा हुआ,
तो युवाओं का सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी और युवाओं का सबसे बड़ा मुद्दा उनके भविष्य की सुरक्षा, उस पर सरकार बात ही नहीं करना चाहती या कर ही नहीं सकती। सवाल अब ये खड़ा हो रहा है कि शायद सरकार के लिए कोई पढ़ाई वाली बात, कोई तकनीकी बात करने के लिए उनके पास कोई जवाबदेही नहीं है, उनके पास रिसोर्सेज नहीं है, या तो सरकार में बैठे मंत्री जो इस काबिल नहीं है कि वो इस युवाओं के भविष्य की बात कर सके। आपने जो सवाल तो उठाया ये पूरे लोकतंत्र के लिए बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण, अलोकतांत्रिक रवैया आप बता रहे हैं इसे सरकार का। राजरमन दीक्षित जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजरमन जी, युवा सवाल उठा रहे हैं, छात्र सवाल पूछ रहे हैं सरकार से, किसान सवाल पूछ रहे हैं, और अब तो विपक्ष ने जिस तरह से सवाल पूछे हैं वो हम सब ने देखा है, विपक्ष खुलकर समर्थन में आ गया है। क्या कुछ कहेंगे? जवाब आपसे ही मांगा जा रहा है। मुस्कान जी, सबसे पहले आपको नमस्कार, मेरे सभी साथियों को नमस्कार, और मैं आपके सभी दर्शकों को नमस्कार करता हूँ, प्रणाम। देखिए, लोकतंत्र के अंदर जब सबसे बड़ी जो भारत देश के अंदर जहाँ विपक्ष अपनी आवाज उठा सकता है वो है संसद या विधानसभा, लेकिन जब भी चर्चा करने की बात आती है विपक्ष वहां से वॉकआउट कर देता है। जनता की, विद्यार्थियों की, किसानों की आवाज वहां नहीं उठाता, वहां से वॉकआउट करता है और पार्किंग के अंदर सदन की गरिमा को गिराने के लिए सदन की पैरेलल एक वो कार्यवाही करता है जिसका फिर विपक्ष को नोटिस भी मिलता है। तो इस प्रकार से जो सदन जो विपक्ष है उसको अगर कोई दिक्कत है तो वो अपनी जो समस्याएं है वो जब चर्चा करती है, जब सरकार शून्यकाल देती है वहां अपने प्रश्न लगाए, लेकिन ये वहां नहीं करते। दूसरी बात युवाओं की, जैसे ही हरियाणा के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, भारतीय जनता पार्टी ने सबसे ज्यादा युवाओं को रोजगार दिया है, पारदर्शिता से रोजगार दिया है, बिना खर्च की पर्ची से रोजगार दिया है। जो पहले भाई भतीजावाद, क्षेत्रवाद और अपने वर्करों को नौकरी लगाया जाता था, जो करप्शन करके हमने देखा भी है कि कैसे पूर्व मंत्री, जो पूर्व मुख्यमंत्री थे, वो धांधली करके सरकार के अंदर युवाओं का हक मार के उनकी नौकरियां बेचकर फिर माननीय अदालत ने उन्हें सजा दिया और वो सजा काट कर आए हैं। तो हमारी जो सरकार है वो जैसे कानून के अंदर लिखा हुआ है कि कोई भी चाहे 100 दोषी छोड़ जाए लेकिन एक निर्दोष नहीं फंसना चाहिए, उसको बचाना चाहिए। उसी प्रकार हमारी सरकार इस नीति पे है कि चाहे कोई हमारी सरकार के अंदर कोई भी अयोग्य व्यक्ति नौकरी, सरकारी नौकरी पर नहीं आएगा और कोई भी योग्य व्यक्ति नौकरी से नहीं छूटना चाहिए। आज हमारी सरकार में जो व्यक्ति, जो उम्मीदवार, जो अभ्यर्थी जो नौकरी लगता है वो पूरी पारदर्शिता के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ और जो कंप्यूटर उठाता है उससे लगता है। हर चीज बिल्कुल पारदर्शिता पे है। जब जनता ये जानती है कि भारतीय जनता पार्टी के हाथों में उसके हक अधिकार सुरक्षित है, तभी जनता हमें बार बार अपना आशीर्वाद वोट रूपी दे रही है। एक बार महत्वपूर्ण बात मैं आपको बता देता हूँ कि जब भी कोई सरकार रिपीट होती है, इसका मतलब जो है जनता उसकी योजनाओं पर, उसकी नीतियों पर, उसकी जो लोकहितकारी नीतियां हैं उन पर जनता मोहर लगाती है। और हमारी सरकार तो हरियाणा में भी और केंद्र में भी तीसरी बार रिपीट हुई है कि अब इन्होंने बात की थी आंदोलन की, जो वहां आंदोलन है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार लोकतंत्र का पूरी तरह से रक्षा करती है, सुरक्षा करती है। प्रत्येक विपक्ष को या प्रत्येक किसी भी व्यक्ति को अपनी बात कहने का, अपना मत रखने का पूरा अधिकार है, लेकिन जब विपक्ष भारतीय जनता पार्टी से सीधा नहीं लड़ सकता तो देखिए उन्होंने कांग्रेस पार्टी को समर्थन देकर कैसे दीपक दामले जी, जो पहले आम आदमी पार्टी की पूरी सोशल मीडिया हैंडल करते थे, इस तरह कांग्रेस के जो बड़े लीडर थे वो उनके साथ मिलकर सरकार के खिलाफ और भारत देश के खिलाफ एक आंदोलन खड़ा करना चाहते हैं, अराजकता फैलाना चाहते हैं। और राहुल गांधी जी ने एक बार कहा था कि इंडिया के अंदर भी वही होगा जो नेपाल और बांग्लादेश में हुआ है, कि जेनजी को उकसाना। ये विपक्ष की बहुत घटिया मानसिकता है, लेकिन भारतीय जनता जो है वो जनता ये समझ चुकी है कि उनके हक, हित और अधिकार भारतीय जनता पार्टी में सुरक्षित है, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार को चुन रही है। अगर मैं यूपीए के किए हुए पाप घोटाले जो नौकरियों में इन्होंने अनियमितताएं बरती वो आपको बताऊं तो आप थोड़ा सा वो उसके ऊपर गौर कीजिएगा। AIIE
2004, एम्स पीजी 2005, हरियाणा टीचर्स रिक्रूटमेंट 2006, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन 2008, सीबीएसई पीएमटी 2009, झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन 2010, कर्नाटका कॉमन एंट्रेंस 2011, मध्य प्रदेश पीएमटी 2012, राजस्थान पीएमटी 2012, उत्तर प्रदेश पीसीएस 2012, V/A पीएमटी से जुड़े विवादित मामले, दिल्ली पुलिस रिक्वायरमेंट से जुड़े मामले, हरियाणा एचसीएस में जिस प्रकार धांधली हुई, बिहार टीचर्स रिक्वायरमेंट में हुई, ओडिशा रिक्वायरमेंट में हुई, रेलवे रिक्वायरमेंट में हुई, ये इनका वो काला चिट्ठा है। इस प्रकार से इन्होंने राजरमन जी, आप कुल मिलाकर कह रहे हैं कि आपके समय में शिक्षा प्रणाली बेहतर हुई है, आप इसे बेहतर स्थिति में लेकर आए हैं। राजरमन जी जी ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास। राजेंद्र जादौन जी, आपका क्या कुछ कहना है इस पूरे घटनाक्रम पर? आपको लगता है कि समाधान के रास्ते खुलने पर विचार हो रहा है या फिर कहीं संवाद की खिड़की खुलती हुई नजर आ रही है जिससे छात्रों को, युवाओं को, शिक्षा प्रणाली को फायदा होगा, या फिर फिलहाल की बात करें तो सिर्फ राजनीति हो रही है इस मुद्दे पर? नहीं, अभी तो कोई संभावना वहाँ नजर आ रही है। अभी तो ये है कि लाठीचार्ज हो रहे हैं। वो जो है राहुल गांधी जी चले गए थे धरने पर, उनके साथ और कांग्रेस के लीडर जो है धरने पर बैठे, उनको उठा दिया गया, पुलिस ले गई जी। तो अभी कहीं कोई बातचीत के लिए आमंत्रित कहाँ किया है कि आइए बातचीत करते हैं। अगर ये संभावना है, जो सवाल आपने खड़ा किया है, तो उसका जवाब तो मुझे भी दिखाई नहीं दे रहा आसपास भी, कि वो जो है कहीं उन्होंने धरने, लाठीचार्ज की घटनाएं और धरना हटाए जाने के बाद अगर सरकार ने ये कहा हो कि हम बातचीत करने के लिए तैयार हैं। केंद्रीय मंत्री पहुंचे थे ना मुलाकात के लिए, 2 बार राहुल गांधी से मिले भी थे जादौन जी। हालांकि उनका बयान भी बाद में सामने आया है कि राहुल गांधी पहले कह रहे थे कि हमको चर्चा करनी है नीट पर सदन के अंदर, उसके बाद अपनी मांग को उन्होंने बदल दिया है। अब राहुल गांधी सिर्फ इस्तीफे की मांग पर अड़े हुए हैं। ये बातचीत हुई है दोनों के बीच में। चलिए, इस्तीफे की मांग तो ये है कि नैतिकता सिखाने का है कि जब इतना फेल्यूर है कि लगातार नीट के पेपर लीक हो रहे हैं जी। अब सवाल ये है कि हमने ये कर दिया, वो क्या कर दिया आपने? मध्य प्रदेश में कितना बड़ा व्यापक घोटाला हुआ था, उसमें भर्ती में कितनी धांधलियां हुई थी। जो है वो कॉमर्शियल जो भर्तियों का जो उनका बोर्ड था, उसमें कितने जो है युवाओं ने आत्महत्याएं कर ली। वो तो एक बहुत बड़ा रहस्य बन के रह गया कि आत्महत्या क्यों हुई और कैसे हुई। जो उसमें जांच की बात करता था वही मृत पाया जाता था। उसमें फिर जो है वो भी मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी उस समय। ये मुझे लगता है कि ये जो राजनीतिक दल मिलके जब ये विपक्ष में आ जाते हैं तो एक अलग ही आवाज हो जाती है, और जब पावर में चले जाते हैं तो फिर उनका रवैया कुछ अलग ही हो जाता है। ये लोकतंत्र को फेल करने पर आमादा है जी। सभी राजनीतिक दल मिलकर। अरे भाई, कुछ ईमानदारी रखो। वो कहते थे कि मैं तो जो है प्रधान चौकीदार बन के रहूंगा, उनको आपने 60 साल दिए, मुझे 60 महीने ही दे दो। अब तो आपको 60 और 60 120 और उससे ऊपर चले गए, तो आप फिर क्या कर रहे हैं? आप देखिए कि इस तरह की समस्याएं क्यों। इसको तो आपको मानना ही पड़ेगा ना कि पेपर लीक हो रहे हैं, क्या इसको भी खारिज कर देंगे? और आपके शासनकाल में ही हो रहे हैं, तो आप कहें कि साहब उनके में ये होता था, तो आपके में ही हो रहा है। व्यापक घोटाला बहुत बड़ा हुआ मध्य प्रदेश का, पूरा उसका रिकॉर्ड उठा कर देखिए। तो ये पेपर लीक जो हो रहा है, इसको तो ठीक कीजिए, नीट परीक्षाएं ठीक कीजिए ताकि योग्य लोग जाए। पहले ही आपने आरक्षण दिया हुआ है, उसमें योग्यता का मापदंड जो है डाउन करके आप सिलेक्ट कर रहे हैं, और इधर जो है पेपर लीक भी कर रहे हैं, तो फिर योग्यता का क्या होगा, मेरिट का? पहले बहुत बड़ी समस्या थी कि विदेश भाग रहे हैं, जो टैलेंटेड यूथ है वो विदेश भाग रहा है, ब्रेन ड्रेन हो रहा है। अब ब्रेन ड्रेन हम नहीं होने देंगे, तो फिर आप कैसे, ये ब्रेन ड्रेन ही होगा, फिर इसके बाद क्या होगा? लोग जो है मुद्दे उठाते रहते हैं, कई लोग जो है देश की नागरिकता छोड़ के भाग रहे हैं। तो ये सब क्यों हो रहा है? आपने प्रधान चौकीदार का अच्छा रोल ईमानदारी से कीजिए। आप जो है अभी पावर में है, तो विपक्ष में रहते हुए आपने जो वादे किए थे उनको याद कीजिए, इस सिस्टम को ठीक कीजिए। बातचीत का तो ठीक है, अगर वो बातचीत करते हैं तो अच्छा है कि बातचीत हो और बातचीत के साथ सारा निपटारा हो जाए, तो ये लाठियां नहीं चलानी पड़े, न यूथ को जो है एक हंगामा करना पड़े। वो अपनी जगह जहाँ उनकी जिम्मेदारियां हैं उसको पूरा करने में जुटे। वो अपनी जिम्मेदारियां छोड़ के जो है कहीं दिल्ली में है, कहीं और दूसरी जगह है। किसान जो है, किसान भी देखिए, किसान का ये कहना है कि हमसे बातचीत नहीं की गई। अरे आप अगर व्यापार समझौता कर रहे हैं तो आप बातचीत तो कीजिए। जो स्टेक होल्डर है, जो सबसे जिस पर प्रभाव पड़ने वाली संभावना है, जो आप समझौता करेंगे और जिससे जो वर्ग सबसे ज्यादा सीधा प्रभावित होने वाला है, प्रभावित तो पूरा देश ही होगा, लेकिन जो कमाई करने वाला, कृषि करने वाला वर्ग है, वो जो है प्रभावित होगा, तो आप उससे तो बात कीजिए
कि हमें समझौते में क्या शर्तें रखनी है और क्या माननी है, क्या नहीं माननी है। तो वो तो उनका तो उनकी दलील ये है कि हमसे बातचीत नहीं की जा रही। तो आप बुलाइए उनसे, बजाय इसके कि आप कोई बॉर्डर में लिए वो कर दे, सील कर दे। तो ये शंभू बॉर्डर और खनौरी बॉर्डर जो दिल्ली की तरफ जाने वाली है, पंजाब के जो रास्ते हैं वो बंद करने का ही काम करें और वो महीनों फिर वहाँ बैठे रहे। उसकी बजाय आप बातचीत करके बताइए। पहले भी आपका किसान आंदोलन चला, साल डेढ़ साल बाद आपने उसका निपटारा किया, निवारण किया, तो इतना समय खींचने की क्या जरूरत थी? और रिजल्ट वही हुआ जो उनकी मांग थी। तो आप तो अपना कुछ कर नहीं पाए। तो सवाल ये है कि समस्याएं खड़ी करने की आदत क्यों है आपको? कभी तो आप कृषि कानून ले आते हैं, कभी नोटबंदी ले आते हैं, कभी जो है आप कहते हैं कि विदेशी मुद्रा आएगी, काला धन आएगा, वो आता नहीं है। तो ये शासन करने का जुमलेबाजी का तरीका ठीक नहीं है। ठीक है। लोकतंत्र को एक रियल वास्तविक स्वरूप में लेकर आइए कि जहाँ जो है ईमानदारी से वादे किए जाते हैं और ईमानदारी से वादे निभाए जाते हैं और जो जनता की नब्ज है उसको समझा जाता है और उसके अनुसार ही शासन चलाया जाता है। ठीक है। इन सूत्रों पर भी अगर आप सरकार चलाएंगे तभी ठीक होगा। नहीं तो ये मुझे लगता है कि लोगों का लोकतंत्र से विश्वास उठ जाएगा। लोग पता नहीं क्या करेंगे, कोई कुछ भी भरोसा नहीं कि जो पूरा जो है अगर जनता उद्वेलित होती है तो वो किस मुकाम पर लेकर जाए इस देश को, कुछ नहीं कहा जा सकता। तो इसलिए जो है ईमानदारी से शासन कीजिए और लोकतंत्र को ईमानदारी से चलाइए। ये आज समय की बहुत बड़ी मांग है क्योंकि लोगों का विश्वास उठता जा रहा है। एक तरफ तो आपके सीजेआई कह रहे हैं कि न्यायपालिका में विश्वास की बड़ी कमी है, बड़ी जरूरत है, विश्वास बनाए रखना है लोगों का। फिर न्यायपालिका अगर इतनी जिम्मेदारी की बात कर रही है तो आप लोकतंत्र में फिर क्या कर रहे हैं? आप संसद को जिम्मेदार बताइए, आप कुछ न कुछ वहाँ एडजस्टमेंट हो जाता है, आप बात कीजिए, आप सुनिए, वो मौका दीजिए विपक्ष को, ज्यादा से ज्यादा सुनिए। उसमें क्या है, फिर आपको जो है नील शीर विवेक से फैसला करके और उसको मानना है। लेकिन चर्चा कराने में क्या परेशानी है? कोई अपना मुद्दा कुछ भी उठा सकता है, कोई भी बात रख सकता है, लेकिन आप उसको फिर एनालाइज कीजिए और विश्लेषण करके क्या देश के हित में, जनता के हित में आप उसको लागू कीजिए। तो सार यही है कि संवाद के रास्ते हमेशा खोले हुए होने चाहिए। जनता का हक है कि वो सरकार से सवाल पूछ सकती है। लेकिन इस बीच विपक्ष पर भी कुछ आरोप लग रहे हैं बजरंग जी। सत्ता पक्ष का कहना है कि विपक्ष सिर्फ हंगामा करता है, वॉकआउट कर देता है। जब सचमुच चर्चा करने की बारी आती है तो विपक्ष चर्चा के अलावा वॉकआउट का रास्ता चुनता है। दूसरा आरोप है कि इस तमाम मुद्दे पर कांग्रेस और विपक्ष सिर्फ और सिर्फ राजनीति कर रहा है। एक आरोप ये भी है आप पर कि आप युवाओं को भड़काने का काम कर रहे हैं। मुस्कान जी, पूरा देश का युवा सड़कों पर है और नीट पेपर लीक होने के बाद 21 युवाओं ने आत्महत्या कर चुके और बड़े अफसोस से कहना पड़ता है एक बार भी सरकार की तरफ से दुख प्रकट नहीं किया गया। 750 किसान शहीद हुए, उसके ऊपर भी दुख प्रकट नहीं किया गया। और पूरा देश का युवा सड़कों पे आने के बाद, आंदोलन होने के बाद फिक्र कांग्रेस कर रही है। कांग्रेस कहाँ कर रही है? मैं एग्री कर रहा हूँ, कांग्रेस खुद प्रदर्शन कर रही है, युवाओं के समर्थन में कर रही है। करेंगे, युवा हमारा देश का भविष्य है। आप नौकरी नहीं दे सकते, आप तो नौकरी छीनने का काम कर रहे हो। यहाँ तक कि भाजपा सरकार के अंदर मैं दावे के साथ कह रहा हूं, खुलेआम पेपर लीक हुए, पेपर बिके, नौकरियां बिकती है। हरियाणा का चेयरमैन अपने HPSC का चेयरमैन, उसके कार्यालय के अंदर करोड़ों रुपए नकद पकड़े जाते हैं, कोई एक्शन नहीं। एक बार हटा दिया उसको, उसके सिवाय कोई कार्रवाई नहीं, ना उसके खिलाफ FIR दर्ज, ना कोई सवाल जवाब, संडे बस्ते में डाल। ये वो सरकार है, कहती थी उद्योग के माध्यम से, प्राइवेट सेक्टर के माध्यम से 75% युवाओं को, हरियाणा के युवाओं को नौकरी देंगे। कहाँ गई वो 75% वाला कानून? 75 युवाओं को भी नौकरी नहीं दे पाए। इनके राज के अंदर लाखों युवा बेघर हुए हैं, बेरोजगार हुए हैं। मैं उदाहरण तौर पर बताता हूँ कैसे हुए हैं। ग्राम स्तर के ऊपर छोटे और मध्यम उद्योग लगे हुए थे, हैंडलूम का उद्योग, नमकीन का, बेकरी का, कुल्लर का, पंखा के, दुनिया भर के उद्योग लगे हुए थे। वहाँ 60-70% उद्योग बंद हुए हैं, जिसके कारण वहाँ उसके लाखों लोगों का रोजगार छीना गया है।
ये स्थिति तो देश के अंदर हुई है। और मेरे साथी कह रहे हैं अच्छी शिक्षा, अरे वाह कमाल कर दिया। आप भी अच्छी शिक्षा की बात करते हो, स्कूल में मूलभूत सुविधा नहीं, बिल्डिंग की हालत जर्जर है, स्कूल में मास्टर नहीं, स्टाफ की कमी है आपके यहाँ, बच्चों के बैठने के लिए बेंच तक नहीं। सरकारी स्कूल का रिजल्ट आप देख लोगे, सबसे कमजोर रिजल्ट हरियाणा में सरकारी स्कूल का है। कई हजार सरकारी स्कूल इन्होंने सरकार ने बंद कर दिए। फिर आप कहते हो हम अच्छी शिक्षा दे रहे हैं। एक इन्होंने काम और कर दिया, 1107 प्राइवेट स्कूलों को भी इन्होंने बंद करने के नोटिस दे दिए। 1107 प्राइवेट स्कूल भी बंद करने जा रहे हैं। ऐसी तो इनकी स्थिति है। जहाँ किसान की बात आती है, और मैं पूछना चाहता हूँ, आप कोई कानून बनाओगे, किसान का कानून, किसान संगठन से बात तो करोगे भी ये हम कानून लेकर आ रहे हैं, कोई सुझाव दीजिए। सुझाव लेने का काम सरकार का है, कोई समस्या समाधान का हल करना भी सरकार की जिम्मेवारी है। जब 3 किस्ती कानून बनाए, कोई सुझाव किसी से नहीं लिया, पर ये कह दिया 3 किस्ती कानून आपके ऊपर लागू कर दिए गए हैं, ये किसान के हित में है। जब किसान ने शोर किया तो क्या कहा, ये उग्रवादी है, आतंकवादी है, खालिस्तानी है। किसानों को खालिस्तानी कहा गया। अरे आप जो युवा आंदोलन कर रहे हैं, उसके अंदर भी उन्होंने कहा काफी ऐसे लोग हैं जो उग्रवादी टाइप के लोग हैं, उनका उनसे संबंध है, ये तो आंदोलनकारी जीव है, आंदोलन करेंगे, ये राजनीतिक आंदोलन है। अरे यार, तुम युवाओं का आंदोलन को भी राजनीतिक आंदोलन कहते हो, किसानों को भी उग्रवादी और वो खालिस्तानी कहते हो। इसका मतलब जो भी सरकार के खिलाफ बोलेगा वो उग्रवादी, खालिस्तानी, आतंकवादी हो जाएगा। जो बीजेपी की तरफ बोलेगा वो देशभक्त है। सारी दुनिया चोर, सारी राजनीतिक पार्टी उग्रवादी, आतंकवादी है, मगर सिर्फ एक भारतीय जनता पार्टी जो है देश हित की पार्टी है। मैं ये बताना चाहता हूँ, जबकि भारतीय जनता पार्टी से देश की जनता, देश का किसान, देश का युवा, देश का मजदूर, यहाँ तक कि सरकारी कर्मचारी भी इनसे नाराज है, खपा है। मगर खेल ऐसा है भाई, सरकारी तंत्र मंत्र इनके हाथ में है, धन और बल की राजनीति करते हैं। ये ईडी की, सीबीआई की, इनकम टैक्स की जो एक सिस्टम बना रखा है विपक्ष की आवाज दबाने के लिए। कोई भी विपक्ष बोलता है उसके ऊपर ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स छोड़ देते हैं। ये तो युवा है। अगर कोई विपक्षी दल तो लंबा आंदोलन करता, कितनी बार ईडी की छापे पड़ जाते, कितनी बार सीबीआई को घेर देती। आप कुछ ऐड करें, इसके बाद में बीजेपी प्रवक्ता से सवाल लेती हूँ। हेलो मुस्कान जी, बोलिए। अमनदीप जी, सवाल यही है कि संवाद के जो रास्ते हैं, अब क्योंकि कहीं ना कहीं सुगबुगाहट देखने को मिल रही है, ये काफी पहले हो जाना चाहिए था, ऐसे में ये स्थिति बनती नहीं। और आपको लगता है क्या कि जनता और सरकार के बीच में जो संवाद की खाई है वो काफी गहरी हो गई है? देखिए मुस्कान जी, अमनदीप जी लौट रहे बोलिए अमनदीप जी। जी, ये जो खाई गहरी हुई है, जो गहरी खाई हुई है, बिल्कुल आपने सटीक कहा। और उसका सबसे बड़ा कारण जो है वो जो सरकार का ये तानाशाहपूर्ण रवैया है, वही सबसे बड़ा कारण है कि जनता के बीच में, सरकार के बीच में इतना ज्यादा आपसी वैमनस्य और खाई के रूप में ये जगह ले चुका है। अगर सरकार, हमने देखा कि किस प्रकार से कल इतनी बुरी तरह से पुलिस के द्वारा जो लाठियां बर्बरता बरसाई गई छात्रों के ऊपर, युवाओं के ऊपर, सरकार अगर चाहती, और खासकर से महिलाओं के ऊपर हम देख रहे हैं कि पुलिस के द्वारा और मेल पुलिस के द्वारा जो पुलिस है, महिलाओं को किस तरीके से मारा घसीटा जा रहा है। अगर सरकार सच में इस मुद्दे को गंभीरता से लेती तो ये हालात यहां तक ना पहुंचते।
और ये पहुंचे भी क्यों ना, जब 12 साल पहले आप सत्ता में वायदा ये करके आए कि इस देश के युवा को 2 करोड़ रोजगार देंगे और आने वाले समय में हम बेहतर स्वर्णिम भविष्य देंगे, और बार बार एक ही नारा लगता था कि आने वाले दिन अच्छे हैं, अच्छे दिन आने वाले हैं, और लेकिन 12 साल बाद देश को के हाथ लगा क्या? देश के हाथ बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी और जो अमनदीप जी, अमनदीप जी, सरकार तो अभी भी कहती है, अमनदीप जी, सरकार तो अभी भी कह रही है कि हम स्थिति बेहतर करके आए हैं, और पारदर्शिता की बात क्योंकि सरकार बार बार कर रही है। सरकार की तरफ से, बीजेपी की तरफ से यही कहा जाता है कि कहीं पर कोई शिकायत होती है, कोई मामला सामने आता भी है, तुरंत कार्रवाई होती है, तुरंत कार्रवाई होती है, जो भी दोषी होता है जेल के सलाखों के पीछे पहुंचाया जाता है। तो पहले की सरकारों में ऐसा होता नहीं था, बीजेपी का करके। देखिए मुस्कान जी, देखिए कार्रवाई सरकार का दायित्व ये है कि वो जो भी समस्या हो वो फिर से रिपीट ना हो। ये अब सरकार बार बार से क्या झूठ फैलाती है कि हम तो कार्रवाई करती, कार्रवाई किन पे करती हैं? ये बकरी के जो है उसको मोहरा बनाते हैं, बलि का बकरा बनाते हैं लोगों को। असली जो बार बार से जो समस्या की जड़ है वहां तक सरकार सुलझाने को तैयार नहीं है। ठीक है। ये कार्रवाई कर रहे हैं तो बार बार समस्या हो क्यों रही है? बार बार पेपर लीक हो रहे हैं। आपने हरियाणा के अंदर भी देखा, आप लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन देख लीजिए। आप जो असल में जो मुद्दे की सबसे बड़ी जड़ है वो ये है कि बेरोजगारी है देश के अंदर, प्रदेश के अंदर, और हरियाणा प्रदेश के अंदर तो सबसे ज्यादा बेरोजगारी है। और किसानों की जो आमदनी जो दुगनी करने की इन्होंने बात करी थी, उल्टा खर्चा दुगना कर दिया, आमदनी कम हो गई है और महंगाई जो है वो 10 गुना बढ़ गई है। तो इस प्रकार से इस सारे वातावरण के अंदर सरकार अभी भी बेशर्मी से झूठ बोली जा रही है। इतनी बड़ी जनता जो है, इतनी बड़ी संख्या में बाहर निकल करके आ रही है, ये ऐसे ही नहीं हो जाता कि एक कॉल आ गई है और आप सभी, आप इस बात का मुस्कान जी ध्यान रखिए कि कितनी बड़ी संख्या में कल बच्चे, स्टूडेंट आए, सरकार ने तमाम हथकंडे अपनाए, सारी पब्लिक ट्रांसपोर्ट दिल्ली में बंद कर दी थी, मेट्रो बंद कर दी, बसें बंद कर दी, रास्ते जाम कर दिए, फिर भी इतनी बड़ी संख्या में लोग पहुंच गए। और इनका किसी एक राजनीतिक पार्टी से कोई लेना देना नहीं था, सब स्वयं खुद से अपने आप आए, तभी तो सरकार के पास उनको रोकने की कोई व्यवस्था नहीं थी। इसी प्रकार से आज किसान जो है इतनी बड़ी संख्या में दिल्ली कूच का जब उन्होंने ऐलान किया हुआ था, तो सरकार उनके बात करने की बजाय, देखिए ये एक दोनों मुद्दे बहुत लंबे समय से चल रहे हैं। आप कह रहे हैं कि देश के बच्चे को पता, और सरकार को नहीं पता कि ये मुद्दा है हमारे देश के अंदर। हमारे देश के अंदर बढ़ती बेरोजगारी है, और ये जो बार बार पारदर्शिता की बात करते हैं, बहुत मैं कहूंगा कि भाई बड़ी बेशर्मी वाली बात है। एक तरफ तो जब इतने ज्यादा संख्या में लोग सड़कों पर उतर रहे हैं और केवल इसलिए कि आपकी सरकार में बार बार पेपर लीक हो रहे हैं, दूसरी तरफ आप अपनी छाती पारदर्शिता की पीट रहे हैं। इससे ज्यादा मजाक और जो है दोगलापन क्या होगा? इससे ज्यादा दोगलापन सरकार का क्या होगा? और इसी दोगलेपन से जनता तंग आ चुकी है। जनता इनसे बिल्कुल जो है बहुत बुरी तरह से त्रस्त हो चुकी है, और जनता का सब्र का बांध अब टूट रहा है। ठीक है अमनदीप जी, आप कह रहे हैं कि जो लोग सड़कों पर निकल रहे हैं, लोग नहीं है, संख्या नहीं है, बल्कि जन आक्रोश बाहर निकला है। अब राजरमन दीक्षित जी कैसे हैंडल करेंगे इसको? जी 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 बिल्कुल। देखिए मुस्कान जी, क्या है, विपक्ष को ये समझ ही नहीं आ रहा कि वो कैसे न कैसे सत्ता में वापसी करे। जनता ने उनको नकार दिया है, उनको हाशिए पे ला दिया है। सत्ता की बात ये है, आज राजरमन जी सत्ता की वापसी की बात नहीं है। मैंने आपकी बात बड़ी ध्यान से सुनी बजरंग जी, अब आप मेरी बात सुनिए, मैं आपके बीच में बिल्कुल नहीं बोला। आपने जितनी भी हवाई बातें की, मैं कुछ नहीं बोला। अब मेरी बजरंग जी प्लीज बीच में इंटरप्ट मत करिए, बजरंग जी रुक जाइए। देखिए, जो नीट की बात थी, नीट में जब अनियमितताएं मिली तो वो रद्द किया तुरंत। नया इतनी पारदर्शिता के साथ जो नीट की हमने दोबारा उसका पेपर करवाया, पेपर कराने के बाद इतनी पारदर्शिता के साथ उसका रिजल्ट आया, और रिजल्ट आने के बाद वो इसलिए किया गया कि ताकि जो बच्चे हैं उनका भविष्य खराब ना हो और उनके भविष्य में कोई दिक्कत ना आए।
एक बात, दूसरी बात संवाद की बात थी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार संवाद में इतना विश्वास रखती है और इतना संवाद करती है कि हमने जब हरियाणा का 2026-27 का बजट पेश किया, उस बजट के अंदर भी 15,500 आम जनता से सुझाव लिए। हमने विपक्ष के सांसदों को और इनके विधायकों को रेड बिशप होटल में बुलाया और इनसे अपने सुझाव लिए। अगर आपकी कोई बात है, आप कोई सुझाव सरकार को देना चाहते हो, आप सुझाव दें। ये नहीं आए, जब सदन के अंदर बार होते हैं तब वॉकआउट कर देते हैं। अब ये चाहते हैं कि किसान के मुद्दे से, युवाओं के मुद्दे से कैसे न कैसे सत्ता में वापसी हो जाए। देखिए, जनता ये जान चुकी है कि उनके हित और अधिकार भारतीय जनता पार्टी में सुरक्षित है। अगर नौकरियों की बात की जाए, नौकरियों में सबसे ज्यादा आज तक जो नौकरियां बेची तो वो इनेलो ने बेची है। उसके बाद उसका तो आपके सामने माननीय निर्णय का ऑर्डर भी आपको पता ही है कि हरियाणा में आपने दुकान लगा रखी है, दूसरी बात भाई भतीजा पूछूंगी मैं, समझ गई आपत्ति क्या होगी। ठीक है, दीक्षित जी एक मिनट, बजरंग जी कंप्लीट कर ले फिर आपत्ति रख दीजिएगा आप। बजरंग जी और हमारे उस लिस्ट के अंदर लड़के ही लड़े और हुड्डा जी ने लड़के लगा दिए, इस बात पे वो नाराज हो गए। तो आप क्या समझ सकते हो कि इनके इसमें कितनी ज्यादा नौकरियां तो फिर युवाओं को दी जाती थी, जिनसे पैसे लेकर और भाई भतीजा वार करके करप्शन करके इनके लीडर और दीक्षित जी वापस आ जाइए, सरकार में आए। भूतकाल से वापस आ जाइए। दीक्षित जी वापस आ जाइए, वर्तमान की सर बात करते हैं, क्योंकि वर्तमान का युवा सड़कों पर है। विपक्ष क्या कुछ आरोप लगा रहा है, साइडलाइन कर देते हैं। विपक्ष क्या कुछ कह रहे हैं, विपक्ष सरकार में नहीं है सर। ठीक है सर, उनके समय में भी खामियां होगी, आपत्ति दर्ज करवाई होगी, वो सरकार में नहीं है, वो सरकार में नहीं है। जनता ने सबक सिखाया होगा अगर उनको लगा होगा तो। दीक्षित जी आपकी जवाबदेही बनती है युवाओं पर, युवाओं को जवाब दे दीजिए सर। राजरमन दीक्षित जी, मेरा मुख्य सवाल है राजरमन दीक्षित जी, क्योंकि युवा बोल रहे हैं, सीजेपी तो हालांकि कह रही है, विपक्ष कह रहा है कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे दे, लेकिन मुख्य मुद्दा ये नहीं है। मुख्य मुद्दा है कि शिक्षा प्रणाली कैसे सुधारी जाएगी, और जो रिपीट हो रहा है, बार बार पेपर लीक हो रहा है, शिक्षा प्रणाली में जो खामियां है उसके सुधार की दिशा में सरकार कैसे आगे बढ़ रही है। इसके साथ ही किसान क्योंकि सवाल उठा रहे हैं, हरियाणा के किसान, पंजाब के किसान वो सवाल उठा रहे हैं, पूरे देश पर इसका असर पड़ेगा। उनको लेकर सरकार का स्टैंड क्या है, अगला कदम आपका क्या होगा? देखिए मुस्कान जी, क्या है, जहाँ तक युवाओं की बात है, युवाओं को सबसे ज्यादा नौकरियां हमने दी। युवाओं की आगे जो पेपर है, उन पेपरों को इतनी पारदर्शिता है, जो उनमें अनियमितता रह गई थी उनको सुधार कर रही है। अगर आप हरियाणा में देखें, वर्तमान में हरियाणा में पेपर हुआ ना एफसेट का पेपर इतनी शांतिपूर्ण से तरीके से, इतने भव्य तरीके से, इतने ज्यादा अभ्यर्थी आने के बावजूद भी इतने बढ़िया तरीके से पेपर हमने करवाया और बिल्कुल वीडियोग्राफी में करवाया। और उसकी जो ताला था, उसकी जहां से शुरू हुआ लास्ट तक एक एसडीएम स्तर का अधिकारी, उसके पास उसकी चाबी थी और उसकी ट्रेजरी के अंदर हमने पहली बार ट्रेजरी के ये इतना आक्रोश क्यों है? ये सड़कों पर कौन आ रहे हैं? अगर हम आपके पास युवाओं के भविष्य को देखते हुए रही बात आपकी किसानों के लिए, देखिए भारतीय जनता पार्टी किसानों की हितैषी है और किसानों के एक एक दाने को हम खरीद रहे हैं और उनका कैसे उनको एक एक दाने का हिसाब हो, वो हिसाब भी हम दे रहे हैं पोर्टल के माध्यम से। हरियाणा एकमात्र ऐसा पूरे देश के अंदर प्रदेश है जिसमें 24 एमएसपी की फसलें जो है वो खरीदी जाती है। उनकी जो फसलें हैं वो मार्केट रेट से ज्यादा हम खरीद रहे हैं। अगर मार्केट में ज्यादा रेट है तो वो अपनी फसल वहां बेच सकते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार से किसान, कमेरा और मजदूर, युवा, व्यापारी हर वर्ग खुश है, सिर्फ खुश नहीं है, खुश नहीं है, क्योंकि विपक्ष की जो सत्ता है वो दूर दूर आने के संदेश नहीं है और अब उसके आसार नहीं है। और अब हमारा जो विजन है 2047। दीक्षित जी, कल जो सड़कों पर थे वो कौन थे? आज की बात चलिए हटा देते हैं, कल जो सड़कों पर थे वो कौन थे? दीक्षित जी, आपके मुताबिक कौन लोग थे? कैसे करेंगे जी मुस्कान जी, बोलिए। आपके मुताबिक कल जो सड़कों पर थे, जो आक्रोश देखने को मिला, कौन लोग थे वो?
देखिए मुस्कान जी, क्या है कि जब भी संसद का सत्र शुरू होता है उस वक्त उसके आसपास के एरिया में धारा 144 जो है वो लगाई जाती है, जो अब बीएनएस की धारा 163 हो गई है। तो किसी भी 5 या 5 से ज्यादा सदस्यों को ये जवाब कौन समझ लूं वो बोलना क्या चाह रहे हैं बजरंग जी, समझ तो लूं मैं। हाँ बोलिए दीक्षित जी। मोदी जी, देखिए क्या है कि ये जो आंदोलन है, इस आंदोलन के पीछे की अगर आप देखोगे तो जो आम आदमी पार्टी के मीडिया कोऑर्डिनेटर थे, जो सोशल मीडिया जिसका हैंडल करते थे, वो लोग हैं जो हटा दीजिए ना उनको। सिर्फ सीजेपी नहीं थी, सीजेपी के क्या इतने बड़े संख्या में कार्यकर्ता वहां पर जुट गए हैं क्या? छात्र भी सवाल उठा रहे हैं सर। ठीक है, चलिए कौन सवाल उठा रहा है कौन नहीं। 21 बच्चों ने सुसाइड किया है, नीट पेपर लीक हुआ, उनके जो माता पिता है वो वहां पर बैठे हुए हैं, वो आपसे जवाब मांग रहे हैं सर, उनको जवाब दे दीजिए आप। देखिए, हमारी संवेदना इस परिवार के साथ है और भारतीय जनता पार्टी ऐसी भविष्य में घटनाएं ना हो, घटनाओं संतुष्ट है क्या बजरंग जी इस जवाब से? पारदर्शिता से काम कर रही है और अपना जो अगर फिर से पारदर्शिता की बात वो कह रहे हैं और आगे ऐसा नहीं होगा, ये आश्वासन दिया है उन्होंने। बजरंग जी देखिए मुस्कान जी, मैं एक बात कहना चाहता हूँ, अगर सरकार से खुश है ये किसान और युवा, लाखों युवा और लाखों किसान सड़कों पे सरकार की जिम्मेवारी नहीं बनती युवाओं से बातचीत करके, किसानों से बातचीत करके समस्या का समाधान करे, मगर नहीं करेंगे। मैं कहता हूँ ये युवाओं का रोजगार छीनने वाली सरकार है, युवाओं का भविष्य से खिलवाड़ करने वाली सरकार है। देखिए आप कहते हैं हमने रोजगार दिया, आप सुनिए, आपके राज्य के अंदर 37 से ज्यादा पेपर लीक हरियाणा के अंदर हुए, पेपर बिके आपके हरियाणा में, खुलेआम नौकरियां आपके हरियाणा में बिक रही है और ऐसी स्थिति हरियाणा के अंदर है जिसके कारण बजरंग जी, मैंने पहले भी कहा है कि एक भी अयोग्य व्यक्ति सरकारी नौकरी में हरियाणा में नहीं लगेगा और एक भी योग्य व्यक्ति हरियाणा में नौकरी। अच्छी बात है अगर आप ये आश्वासन दे रहे हैं तो। अमनदीप जी कुछ उम्मीद है क्योंकि इतना प्रेशर पड़ा है तो कुछ बदलाव, सकारात्मक बदलाव दिखाई देगा हमको? देखिए मैं कहता हूँ कोई बदलाव नहीं। मुस्कान जी कैसे उम्मीद कर सकते हैं जब इन्होंने वायदा रोजगार का किया था, लोग तो सीधा जब इन्होंने और हर साल देने का किया था। ठीक है बजरंग जी, आपको और कौन सा बार-बार बजरंग जी बोलिए। अमनदीप जी मुस्कान जी, देखिए विश्वास तो तब होना कि सरकार के पास कोई एक्शन प्लान हो, सरकार के पास वार्ता करने के लिए, बातचीत करने के लिए कोई ठोस बात करने के लिए कोई तर्क हो। युवाओं को अपना भविष्य अंधकार में दिख रहा है और 12 साल से युवा इनके आश्वासन पे, इनके वादे पे बैठे हुए हैं, लेकिन हर एक युवा की, हर एक व्यक्ति की एक आयु सीमित है। वो 40 साल तक थोड़ी इनके आश्वासन पे बैठा रहेगा कि 2047 में जब विकसित होंगे, हम बनाएंगे, तब आपको रोजगार मिलेगा। ये सभी खोखली बातें हैं और जब जनता को मैंने कहा ना, ये जवाब नहीं दे पाए, इतनी बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर उतर कर आ रहे हैं और ये कह रहे हैं जी वो एक पार्टी का विंग है। अरे वो पार्टी तो बहुत बुरी तरह से दिल्ली में हार गई, इतने आदमी उनके समर्थन में वोट नहीं आए थे जितने तो आदमी सड़कों पर उतर चुके हैं। तो असल बात यह है कि सरकार इस समस्या को सुलझाने की बजाय समझना भी नहीं चाहती। जिस प्रकार से इनका जो प्रतिक्रिया आ रही है, ये समस्या के आसपास भी नहीं है, ये समस्या को समझना भी नहीं चाहते कि भैया आपकी सरकार से युवा का और आने वाले जो बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनका जो है विश्वास उठ चुका है। वो अंदर से इतने डरे हुए हैं कि वो भविष्य में उनको कोई भी अपना सुनहरा दिख नहीं रहा कि वो कहां पर नौकरी करेंगे, क्या वो काम करेंगे। ना कोई परीक्षा आपकी ढंग से होती है, ना आपके पास पर्याप्त रोजगार है, ना आपने कोई बड़ा इंस्टीट्यूशन पिछले 14 सालों के अंदर खोला। तो युवा इस प्रकार से बहुत डरा हुआ, भयभीत है। ना ही विदेशों के अंदर इतना रोजगार है। हमारे युवा, आपने देखा ना कि पूरे विश्व के अंदर सबसे ज्यादा विदेशों में रोजगार खोजने जाते हैं, लेकिन आज वहां पर भी बहुत बुरी हालत है। आप देश के अंदर रोजगार पैदा नहीं कर पाए। आप केवल मात्र झूठे वादे पिछले 12 साल से करते आ रहे हो। एक भी वायदे पे आपने काम नहीं किया। आप केवल हर बार ये कह देते हैं कि थोड़ा टाइम और दे दीजिए हमें। तो इन्हीं सब आश्वासनों से अब जनता आश्वासन लेकर के बहुत ज्यादा त्रस्त हो चुकी है। मैं फिर कह रहा हूँ कि भाई जनता का सबर का बांध अब टूट चुका है।
और सरकार अब जवाब देने की स्थिति में आ गई है। क्या कुछ अगला स्टैंड होगा सरकार का, इस पूरे घटनाक्रम पर देखना होगा। फिलहाल आप सभी का बहुत शुक्रिया हरियाणा न्यूज पर जुड़ने के लिए, बातचीत के लिए। सड़क से संसद तक महासंग्राम की तस्वीरें अब सामने आ रही हैं। युवा सवाल उठा रहे हैं, किसानों का प्रदर्शन देखने को मिला, हालांकि संवाद का रास्ता खुलता है या फिर इस तरह की तस्वीरें आगे भी सामने आएंगी, देखना होगा। मुद्दा में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज। नमस्कार।